स्टूडेंट्स अभी हम चालू कर रहे हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये पॉइंट आपके लिए टोटली नया है, मतलब ये कार्ल पियर्सन से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इसकी फॉर्मूला अलग है, कैलकुलेशन अलग है, थोड़ा अलग है सब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा डिस्कस करते हैं उसके थियरी रिलेटेड कि क्या कब कैसे ये यूज़ होगा। तो हम चालू करते हैं। तो वी हैव स्टडी the Karl Pearson method to find out the correlation coefficient between two variables. It is clear this method is used when two variable are quantitative. Quantitative मतलब जो न्यूमरिकली रिप्रेजेंट कर सके वो ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखा है both the variable are numerically measurable, that is both variable are numerically measure मतलब आप कर सकते हो हाइट वेट, वो न्यूमरिकली प्रेजेंट कर सकते हो उसको। तब हम कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करते थे, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि कार्ल पियर्सन मेथड यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, जैसे अभी पढ़ते। बट प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री एंड सोशल साइंस देर आर सम सिचुएशन व्हेन वी डील विद द क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव मतलब आप बोलोगे एट्रीब्यूट्स भी लिखा हुआ है और जहाँ पे भी न्यूमरिकली मेजर नहीं कर सकते, जैसे लिखा हुआ है ब्यूटी, ऑनेस्टी, स्किल, मोरालिटी, प्रोफिशिएंसी इन इलोक्यूशन, म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा। जैसे एक सिंपल वर्ड में मैं एग्जांपल देता हूँ। आप बोल नहीं सकते कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, दो है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो है वो ऑनेस्टी है, इसकी 60% है, और सर ये इसकी ऑनेस्टी 80%। सेम वे किसी स्किल को मैं मेजर नहीं कर सकता, एक्स और वाई है तो इसको मैं नहीं बोल सकता कि सर इसकी स्किल है 60% और ये है 90%। स्किल को भी हम बोल नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं करते एक्स कंपेयर टू इसकी स्किल क्या है, या ऑनेस्टी कितनी है, या डांस कितना अच्छा करता है, या ब्यूटी कितनी है, वो सब आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप इजीली रैंक दे सकते हो। क्या बोलोगे सर स्किल में ये फर्स्ट नंबर आएगा, ये सेकेंड नंबर पे आएगा, जेड सपोज है 50 तो ये थर्ड नंबर पे आएगा, तो इसको रैंक दे सकते हो आप। तो सेम वे अभी पढ़ना आगे चालू करते हैं। इन सच सिचुएशन दिस कैरेक्टरिस्टिक, इसको कैरेक्टरिस्टिक को क्वालिटेटिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, आर इनकेपेबल ऑफ क्वालिटेटिव मेजरमेंट बट दे कैन बी रैंक सीरियली अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफिशिएंसी इन सच कैरेक्टरिस्टिक। तो हम इजीली उसको रैंक कर सकते हैं, जो हमने बोला। आगे चलते हैं। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूटेड यूजिंग सच रैंक ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ब्रैकेट में लिखा है क्वालिटेटिव वेरिएबल एज सजेस्टेड बाय चार्ल्स स्पीयरमैन इज नोन एज अ चार्ल्स स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। फिर से एक बार आपको बोलना है तो आप बोलोगे सर चार्ल्स स्पीयरमैन की मेथड जो जिसने ये दी थी, इसको हम बोलेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अभी दो एग्जाम्पल दिए हुए तो समझने में आपको इजी रहेगा, तो वो लिखते हैं सम ऑफ द एग्जाम्पल इन विच द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज टू बी ऑब्टेन टू नो द रिलेशन आर एज फॉलो। तो रिलेशनशिप हमें दी हुई है। पहला एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी फॉर ग्रुप ऑफ पर्सन बाय रैंकिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफिशिएंसी। तो ये बोला हुआ है कि सर दो वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल को अभी एट्रीब्यूट्स वर्ड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा है। तो एट्रीब्यूट्स एक होगा ऑनेस्टी, दूसरा है पंक्चुअलिटी ऑफ टाइमिंग। तो वो दोनों के डेटा में क्या कोरिलेशन है वो हम ढूंढ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंक कोरिलेशन। सेम वे द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जजमेंट ऑफ टू जजेस इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ये बहुत आता है, आप देखोगे तो सब में भी बहुत एग्जाम्पल इसके दिए होंगे। ये एग्जाम्पल हम इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आपको कहीं पे पता भी चले कि रैंक कोरिलेशन कब यूज़ करना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, 4-5 मिनट की वीडियो बनेगी लेकिन आपको क्लैरिटी बहुत आ जाएगी। तो लिखा हुआ है समटाइम्स इवन इफ द डेटा कंसिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल लाइक हाइट वेट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय असाइनिंग द रैंक न्यूमरिकल ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड्स। ये कब होगा ये स्पेसिफिक आप बोल सकते हो कि सर ये पहली बात तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो वो बोल सकते हैं कि सर क्वांटिटेटिव डेटा मतलब न्यूमरिकल डेटा दिया हो
तभी भी आप रैंक कोरिलेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट टू अभी नीचे वो लिखा हुआ है when there is a more depression among the value of observation of two variable, rank correlation coefficient is preferred over Karl-Pearson correlation coefficient because वो क्या बोल रहा है कि जब भी आप में बहुत वाइड डेटा दिया गया है तब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट ढूंढना बहुत इजी रहेगा कंपेयर टू कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों है तो वो बात करेंगे। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज मोर stable about the depression of a observation are compared to Karl-Pearson correlation coefficient। ये स्टेबल ज़्यादा है, ये अभी हम करेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरा ये MCQ में और थियरी क्वेश्चन में आता है कि क्यों ये यूज़ होता है, तो ये रीज़न आपको बहुत ध्यान रखना है। ये लास्ट पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि क्यों रैंक कोरिलेशन यूज़ हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। ये 2 एग्जाम्पल आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। इतना प्रॉपर अपने वर्ड्स में लिख दोगे या लाइन टू लाइन पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हो तो बहुत आगे जाके इजी रहेगा। इसमें से बहुत सारे थियरी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हम आप बोलोगे सर इसके बाद हम करेंगे अभी सम्स के, इसके मतलब स्पीयरमैन कोरिलेशन की जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी फॉर्मूला कब यूज़ करनी है वो वाला। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूला। इसमें बेसिकली 2 फॉर्मूला के बेस पे पूरा कैलकुलेशन होने वाला है। दोनों फॉर्मूला कब और कैसे यूज़ करनी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, ये जो नोट्स है वो आप अपने नोट में लिख दोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से लिख लेना। व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर नॉट इक्वल, मतलब जब भी आपको दिया होगा, जैसे एक सिंपल वे में बोलूँ x और y दिया हुआ है तो x के अंदर 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख सकते हो व्हेन x एंड y ऑब्जर्वेशन आर नॉट इक्वल। व्हेन x एंड y ऑब्जर्वेशन, तो y ऑब्जर्वेशन अंदर कोई इक्वल नहीं है, x के ऑब्जर्वेशन में कोई इक्वल नहीं है और y के अंदर जो है उसके अंदर इक्वल नहीं है। मतलब x के ही आपको देखना है कि ऑब्जर्वेशन इंटरनल कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, और यहाँ सेम वे आप बोलोगे y में भी कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा, तो आपको फॉर्मूला क्या यूज़ होगी, तो इसको फॉर्मूला लिखेंगे r, तो आपको पता ही है। अब बाद में आप बोलोगे सर 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n ब्रैकेट में n स्क्वायर माइनस 1। तो आप बोलोगे सर d को क्या बोलेंगे, तो d को डिफरेंस बोलेंगे। किसका डिफरेंस, तो रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y, डिफरेंस बिटवीन ऑफ रैंक ऑफ x एंड y। ये आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने 2.1 में एक खाली लिखवाया था वो पॉइंट, वो आपको कितनी जगह पे यूज़ हुआ था, सेम वे यहाँ पे जो ये वर्ड्स में लिखा हुआ है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, तो ये प्रॉपर लिख देना। सेम वे आगे चलते तभी हम चालू करेंगे, तो इसका मतलब हम समझेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्मा डी स्क्वायर, तो वो क्या होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस इन रैंक x एंड y, मतलब दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर किया जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। एक और बात, सिग्मा डी ऑलवेज 0 आएगा, मैंने नीचे इंपॉर्टेंट नोट में वो पॉइंट कंसिडर किया है, तो वो हम डिटेल में देख लेंगे। अभी आगे क्या बोल रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट में बोल रहे हैं वो कि व्हेन ऑब्जर्वेशन ऑफ x एंड y आर इक्वल, यहाँ पे बोला था नॉट इक्वल और यहाँ पे हमने बोला है कि इक्वल है, तो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ x एंड y आर इक्वल वी कैन से दैट इट इज़ अ टाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी समझ लो 2 स्टूडेंट के मार्क सेम आते हैं तो इंटरनली उसको आप बोलते हैं टाई हो गई, दोनों में सेम मार्क आए, उसको टाई वर्ड बोलते हैं। तो अब हमें कैसे करना है वो ध्यान रखना है। हमें एक पॉइंट यहाँ ऐड हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, तो करेक्शन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, तो जिसको बोलेंगे CF इज इक्वल टू सिग्मा m क्यूब माइनस m अपॉन 12, जहाँ पे m क्या होगा, तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। जितनी बार नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिपीट होगा, जैसे समझ लो कि 3 टाइम्स हो रहा है रिपीट, x के अंदर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे m3 हो जाएगा। सेम वे 24 टाइम रिपीट हो रहा है तो m हो जाएगा 4। ऐसे आपको m की जगह वैल्यू रखनी है। आप बोलोगे सर समझ में कुछ नहीं लंबा आ रहा,
तो कोई बात नहीं, आप शांति से सुन लीजिए और लिखते जाइए, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, जब भी मैं प्रैक्टिकल सम कवर करवाऊंगा तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आगे चलते, तो आप बोलोगे सर ये तो इतना तो क्लियर हो गया है। उसके बाद नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, ये भी डिस्कस। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन बहुत ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला दिया हुआ है द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक ऑफ एक्स एंड रैंक ऑफ वाई, जिसको आर एक्स और आर वाई बोलते हैं, इज ऑलवेज जीरो। मतलब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है सिग्मा डी इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी तरह लिखना है तो सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये आपको कहीं पे भी आ सकता है। इसके बाद कहीं पे मतलब VSQ MCQ में आएगा। ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं तो आपको दिखने को मिलेंगे ही पास्ट के पेपर में। तो आप बोलोगे जब रैंक ऑफ एक्स और रैंक ऑफ वाई दोनों की पेयर, फॉर ईच पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ डी विल बी जीरो। तो क्या बोला है फिर, द दोनों के रैंक, मतलब आर एक्स और आर वाई के दोनों के रैंक इक्वल होंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या होगा कि जब इक्वल होंगे तो सिग्मा डी जो बनेगा ना, डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर बनेगा वो जीरो हो जाएगा। तो तब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और उससे उल्टा देखना है कि सपोज आप बोलोगे सर जब ऐसा होगा कि आर एक्स और आर वाई की एग्जैक्ट रिवर्स पोजीशन ऑर्डर में रैंक दिए होते हैं तो आर की वैल्यू -1 होती है। MCQ के लिए मोस्ट IMP, आप अपना इंपॉर्टेंट नोट कंसिडर करके इसको लिख देना, आपको बहुत इजी रहेगा। अभी से ये पॉइंट आप लिख दोगे तो बाद में क्या ये पॉइंट इजीली आपको याद रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम लेक्चर ख़त्म करेंगे। अभी 8.2 के अंदर हम बेसिक लेवल का सम लेंगे, सेम वे 8.3 में भी हम यही पॉइंट लेंगे। आप शांति से लिख दीजिए प्रॉपर, और कहीं पे भी कोई भी पोर्शन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे अभी 8.1 की वीडियो में।